जय हिंद साथियों। ओपीएस यानी पुरानी पेंशन पर खुलकर सामने नहीं आया विपक्ष। 91 लाख एनपीएस कर्मी व 12,000 करोड़ रुपए, क्या है असल सच? इसकी कहानी। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष के अनुसार भारत में तकरीबन 91 लाख एनपीएस कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनकी सैलरी से हर महीने 10% अंशदान कटौती की जाती है। इसके एवज में सरकार 14% की रकम कंट्रीब्यूट करती है। केंद्र सरकार ने एनपीएस में सुधार कर नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू करने की घोषणा की। अगले वर्ष 1 अप्रैल से यह योजना लागू हो जाएगी। केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकांश कर्मचारी संगठनों ने एनपीएस और यूपीएस की खिलाफत करते हुए विरोध का बिगुल बजा दिया है। केंद्र सरकार को दोबारा से आंदोलन प्रारंभ करने की चेतावनी दी गई है। कुछ संगठनों ने ऐसा भी कहा है जो अभी यूपीएस पर नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आगे की रणनीति तैयार करेंगे। इस बीच पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले तक जो विपक्षी दल ओपीएस के समर्थन में खड़े थे, आज उनमें से अधिकांश पार्टियां खुलकर सामने नहीं आ रही हैं। आखिर 91 लाख एनपीएस कार्मिक और 12,000 करोड़ रुपया महीना, इसे लेकर क्या पर्दे के पीछे कोई सच्चाई छुपी है? मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ओपीएस पर अपने पत्ते नहीं खोल रही है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल कहते हैं, संभव है कि एनपीएस को खत्म कर हूबहू ओपीएस बहाल करना एक शगुफा मात्र हो। उन्होंने कई ऐसे कारण गिनाए जिनके चलते राष्ट्रीय दल ओल्ड पेंशन स्कीम को कोर मुद्दे के तौर पर अपना नहीं चाहते हैं। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के मुताबिक देश में लंबे समय से ओपीएस बहाली के मुद्दे पर चर्चा जारी है। कर्मचारियों ने बड़े आंदोलन किए हैं। लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों का रुझान पोस्टल बैलेट और वर्तमान सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद 24 अगस्त को भारत की सरकार द्वारा गठित की गई एनपीएस रिव्यू कमेटी के मुखिया टीवी सोमनाथन ने नई पेंशन स्कीम को समानांतर यूनिफाइड पेंशन स्कीम का मसौदा पेश कर दिया। भारत के ज़्यादातर हिस्सों में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के खिलाफ कर्मचारियों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। अब मुद्दा यह है कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम को उसके मूल रूप में बहाल किया जा सकता है? हूबहू ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का मतलब है कि पहले वर्तमान एनपीएस सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। उसके पहले हम यह देखते हैं कि जिन राजनीतिक पार्टियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को अपना समर्थन दिया है या उसकी बहाली के पक्ष में खड़े हैं, उसकी सच्चाई क्या है? कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि लोकसभा 2024 के चुनाव से ठीक पहले रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लाखों कर्मचारियों ने एकत्रित होकर के आंदोलन किया। आंदोलन के मंच पर लगभग पूरा विपक्ष मौजूद था। आम आदमी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी के दिग्गज भी वहां पधारे थे। अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो सबसे बड़ा विपक्षी दल गत वर्ष कर्मचारियों की अक्टूबर में हुई रैली में समर्थन दिया था, लेकिन इसके ठीक 2 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव की सुविधा शुरू हुई तो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में इसे शामिल नहीं किया। इसके मैनिफेस्टो में 25 न्याय की गारंटी शामिल थी। पुरानी पेंशन का मुद्दा जिस पर विपक्षी दल वर्तमान सरकार को हर जगह घूरते हुए नजर आ रहे थे, इस दल के मैनिफेस्टो में ओपीएस का मुद्दा ही गायब था। पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के नेताओं ने विपक्षी दल के पदाधिकारियों से अलग अलग जगह पर मुलाकात की। उनसे आग्रह किया गया कि वे ओपीएस को अपने चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल करें। कर्मचारियों नेताओं की तरफ से ऐसे बयान आए कि विपक्षी दल सप्लीमेंट्री मैनिफेस्टो और ओपीएस का मुद्दा शामिल किया जाएगा। हालांकि बाद में ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। राष्ट्रीय स्तर
के प्रमुख विपक्षी दल ने इस मुद्दे को न तो अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया और न ही इसके लिए सप्लीमेंट्री मैनिफेस्टो जारी किया। जब विपक्षी राष्ट्रीय दल ने अपने मैनिफेस्टो पर प्रेस वार्ता की तो उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को शामिल न किए जाने पर सवाल किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने इस मुद्दे पर गोलमोल जवाब देकर अपना पीछा छुड़ा लिया। कहा, अभी कमेटी की रिपोर्ट आने दें, जब उनकी सरकार आएगी तब वे देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। हाँ जी हाँ साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम को मैनिफेस्टो में शामिल न किए जाने पर सवाल किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने इस पर गोलमोल सा जवाब दिया और अपना पीछा छुड़ा लिया। उन्होंने कहा, अभी कमेटी की रिपोर्ट आने दें, जब उनकी सरकार आएगी तब वे देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। उनकी नज़र इस मुद्दे पर है। इसके बाद चुनावी रैलियों में कहा गया कि ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा मैनिफेस्टो में नहीं है, लेकिन अंडर कंसीडरेशन है। हालांकि राजनीति में अंडर कंसीडरेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। डॉक्टर मंजीत पटेल ने बताया। अब बात करते हैं कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम हूबहू बहाल की जा सकती है। सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि एनपीएस को अगर ख़त्म किया जाए तो उसका वर्तमान आर्थिक दशा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष के अनुसार आज भारत में तकरीबन 91 लाख एनपीएस कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी से हर महीने 10% अंशदान की कटौती की जाती है और इसके एवज में सरकार 14% की रकम कंट्रीब्यूट करती है। यानी सभी कर्मचारियों की कुल सैलरी से 24% का अंशदान मार्केट में निवेश किया जा रहा है। इसे एलआईसी, यूटीआई, एसबीआई में लगाया जा रहा है। अगर इसे कैलकुलेट करें तो आज तकरीबन 12,000 करोड़ रुपया हर महीने एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई को मिलते हैं। इससे उनका बिजनेस चलता है। अगर एनपीएस को ख़त्म कर दिया जाए तो कल से यहाँ पैसा इन तीनों बैंकों में मिलना बंद हो जाएगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि इन तीनों सरकारी कंपनियों को सरकार निजीकरण के रास्ते पर धकेल सकती है। अभी 2 साल पहले ही भारत सरकार ने एलआईसी की 1/3 हिस्सेदारी निजीकरण के तहत बेची थी। इसी तरह कोविड-19 के दौरान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई की भी तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी निजी क्षेत्रों में बेच दी गई। केंद्र सरकार ने पहले ही अनेक बैंकों का आपस में विलय किया है। वजह सरकारी क्षेत्रों के कई बैंकों को घाटे में चल रहे हैं। आज तकरीबन एनपीएस के तहत 15 लाख करोड़ रुपया का निवेश हो चुका है। आने वाले 4-5 सालों में यह निवेश 50 लाख करोड़ रुपया को पार कर सकती है। एनपीएस में निवेश की गई रकम यूनिट की वैल्यू के रूप में है। आज एलआईसी, यूटीआई या फिर एसबीआई की एक यूनिट की वैल्यू लगभग 42 से 44 के बीच में है। 3-4 साल पहले यह वैल्यू 20 से 25 रुपये के बीच थी। अब अगर एनपीएस को रद्द कर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि 15 लाख करोड़ रुपये की वैल्यू घटकर 10 लाख रुपये के नीचे आ सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि 5 लाख करोड़ रुपये का घाटा कौन पूरा करेगा? वह पैसा कहाँ से आएगा? आर्थिक नज़र में यह बहुत बड़ा सवाल है। इसके कारण कोई भी राष्ट्रीय दल ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को मैनिफेस्टो में रखना नहीं चाहता है। हालांकि उन्हें कर्मचारियों को वोट लेने हैं तो उनकी भीड़ या आंदोलन में जाकर उन्हें सपोर्ट करते हैं। क्षेत्रीय दल भी जानते हैं कि वे हूबहू ओपीएस बहाल नहीं कर सकते। हाँ, अगर उनकी सरकारी बनी तो कर्मचारियों के हित में कुछ बड़े कदम लिए जा सकते हैं। मौजूदा परिस्थितियों में वे अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को कभी दांव पर नहीं लगा सकते हैं। डॉक्टर पटेल के अनुसार अगले 10 सालों में एनपीएस का कॉर्पस इतना बड़ा हो जाएगा कि भारत के स्टॉक मार्केट को किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट द्वारा आसानी से गिराया जा सकना मुश्किल नहीं रह पाएगा। संभव यह है कि लिहाज से एनपीएस को खत्म कर हूबहू ओपीएस बहाल करना एक शगुफा मात्र है।
अब मुख्य मुद्दा ये है कि ओपीएस कैसे बहाल हो, यह सबसे ज़्यादा मुश्किल मुद्दा है। अब तक एनपीएस में रिटर्न 9.5 से ज़्यादा का रहा है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को अंशदान 7.1% का गारंटी ब्याज दिया जा सकता है। बचे हुए ब्याज को सरकार अपने फंड में ले सकती है। इसके एनपीएस में ही जीपीएफ का रिफंड पूरी हो जा सकती है। इस पैसे का जीपीएफ की तरह विड्रॉल की सुविधा भी दी जा सकती है। इस तरह 3 महीने में सरकार को 91 लाख कर्मचारियों के अंशदान पर लगभग 3 से 4% बचत हो सकती है। दूसरा, सरकार अपने अंशदान को सेवानिवृत्ति पर ब्याज सहित वापस कर सकती है। इसके बदले वह 20 साल की नौकरी पूरी करने वाले को 50% और कम से कम नौकरी करने वाले को उसकी अनुपात में पेंशन दे सकती है। यह तरीका हूबहू ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह कारगर साबित हो सकता है। पेंशन और ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से महंगाई भत्ते और पे कमीशन का भी लाभ दिया जा सकता है। पटेल का कहना है, पेंशन बहाली आंदोलन यही एक सुगम रास्ता समाधान के रूप में निकल सकता है। अब हम इस विषय को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं कि ओपीएस में और एनपीएस में क्या अंतर है। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, यह परिभाषित लाभ वाली पेंशन योजना है जिसके तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उनकी अंतिम वेतन के निश्चित प्रतिशत के रूप में पेंशन मिलता है। यह पेंशन महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों के साथ समायोजित करके दिया जाता है। वहीं एनपीएस का मतलब है नेशनल पेंशन सिस्टम। यह एक परिभाषित योगदान वाली योजना है जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों निश्चित राशि का योगदान करते हैं। सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि या पेंशन इस योगदान और बाजार के निवेशों के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। कर्मचारी और ओपीएस को पसंद करते हैं। जी हाँ साथियों, कर्मचारी ओपीएस को पसंद करते हैं। एक निश्चितता। ओपीएस में पेंशन की राशि निश्चित होती है जिससे कर्मचारी को भविष्य के लिए अधिक आश्वासन मिलता है। महंगाई भत्ता। ओपीएस में महंगाई भत्ता मिलता है जिससे कर्मचारियों की खरीद शक्ति बनी रहती है। सरकारी गारंटी। ओपीएस को सरकार द्वारा गारंटी कृत माना जाता है। राजनीतिक आयाम। चुनावी मुद्दा। ओपीएस बहाली का मुद्दा कई राज्यों में चुनाव के दौरान प्रमुख मुद्दा बन गया है। राजनीतिक दल कर्मचारियों के वोट हासिल करने के लिए ओपीएस बहाली का वादा करते हैं। सरकार का रुख। केंद्र सरकार एनपीएस को बढ़ावा दे रही है जबकि कई राज्य सरकारें ओपीएस बहाली पर विचार कर रही हैं। विपक्ष का रवैया। विपक्षी दल ओपीएस बहाली का मुद्दा उठाकर सरकार पर हमला कर रही है। आर्थिक प्रभाव। राजकोषीय बोझ। ओपीएस बहाली से सरकार पर भारी राजकोषीय बोझ पड़ सकता है। बाजार पर प्रभाव। एनपीएस के तहत एकत्रित धन का बाजार में निवेश किया जाता है। ओपीएस बहाली से यह निवेश कम हो सकता है जिससे बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और शेयर बाजार टूट भी सकता है। सरकारी कंपनियों पर प्रभाव। एनपीएस के तहत एकत्रित धन का एक बड़ा हिस्सा सरकारी कंपनियों में निवेश किया जाता है। ओपीएस बहाली से इन कंपनियों में वित्तीय स्थिति पर असर पड़ सकता है। समाधान क्या है? चरणबद्ध तरीके से ओपीएस को बहाल करना होगा। सरकार एक चरणबद्ध तरीके से ओपीएस को बहाल कर सकती है ताकि राजकोषीय घाटा अचानक बोझ न पड़े। एनपीएस में सुधार। एनपीएस में कुछ बदलाव करके इसे कर्मचारियों के लिए अधिक आकर्षित बनाया जा सकता है। हाइब्रिड मॉडल। एक हाइब्रिड मॉडल बनाया जा सकता है जिसमें ओपीएस और एनपीएस दोनों का तत्व शामिल किया जाए। निष्कर्ष। ओपीएस बहाली का मुद्दा जटिल है और इसके कई आयाम हो सकते हैं। इसका समाधान एक ऐसी योजना होगी जो कर्मचारियों को सुरक्षा और सुनिश्चित करे और साथ ही सरकार के राजकोष पर भी बोझ न डाले। तो साथियों, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।